गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद शिव में। और जैसा कि हम लोग लगातार एक क्रम में बढ़ रहे थे, वो क्रम का मतलब है कि सबसे पहले हमने चैप्टर 1 से आपके सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट किए। हिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट किया, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कंप्लीट किया, सिविक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट किया और इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट किया। उसके बाद फिर उसी तरह आपका सबसे पहले हिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट किया, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर 2 कंप्लीट किया, ज्योग्राफी का चैप्टर 2 कंप्लीट किया, सिविक्स का चैप्टर 2 कंप्लीट किया और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो डरना नहीं है, चैप्टर बहुत आसान है। ये आसान का मतलब है कि आपने 9th में इसे हमसे पढ़ रखा है और इसको अब 10th में दोबारा एज अ रिवीजन आपको पढ़ना है इस चैप्टर को। और जैसा कि मुझे पता चला है कि आपके स्कूल में आपके FA1 या FA2 भी होने वाले हैं, तो सिलेबस भी लगभग थोड़ा बहुत मुझे पता चल गया है कि क्या सिलेबस है और जितना मैं पढ़ा चुका हूँ उस मतलब उससे कम ही आएगा। तो जब आपका पेपर हो जिस दिन, तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आप मुझे याद दिलाइएगा, तो मैं पूरा एक बार आपका रिवाइज करा दूंगा और फिर आप जाके पेपर दीजिएगा और मजा आएगा आपको पेपर देने में। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने बताया कि आप केवल डील करेंगे किससे, आप डील करेंगे मनी से। ठीक है, कैसे देश में मनी आ रही है या कैसे आपकी जेब में मनी आ रही है, हम केवल इस पर बात करेंगे इस चैप्टर से। तो अब इस चैप्टर को जब आगे बढ़ाते हैं, तो मैंने जैसा कहा कि आपने पढ़ रखा है, एक बार देखते हैं क्या पढ़ रखा है आपने। तो इस चैप्टर में जब हम बढ़ेंगे तो हम केवल इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है ये चीज? मैंने कहा अगर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इनको 3 बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें 3 सेक्टर्स आते हैं आपके। पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए तो आपको याद आएगा कि ये चैप्टर हमने 9th में भी पढ़ा है। ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के बारे में हमने 9th में पढ़ा है, पर इसके आगे हमने नहीं पढ़ा। तो आप 9th के आगे आगे हैं, 10th में आगे हैं, तो आपको इसके आगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ये तीनों चीज हमने पढ़ रखी है, इसको केवल हमें रिवाइज करना है। पर अगर और आगे बढ़ेंगे तो 3 बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है इंडियन के सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को। मतलब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को 3 बेस पर डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो 3 बताएं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो ये 3 ही होते हैं। ठीक है, और यही आपके बोर्ड के पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ज्यादातर। पर ये भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, पर मोस्टली चांस यही होता है कि आपके इन्हीं तीनों सेक्टर्स से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। पर अगर आगे की बात करेंगे तो आगे एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के आधार पर इसको 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है। एक हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक के आधार पर अगर देखेंगे तो इसे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड किया गया है। ये ज्वाइंट सेक्टर आपको नहीं पढ़ना है इस साल। ठीक है, तो ये ज्वाइंट सेक्टर से भी आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या जानना है, मैंने क्या बताया? मैंने कहा अगर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसको 3 बेस पे डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के आधार पर 3 पार्ट हो गए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, इसके आधार पर आपको 2 पार्ट हो गए, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और ओनरशिप के आधार पर अगर आप देखेंगे तो 2 सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो इतना तो अभी आपको अपने दिमाग में रखना है, ये चार्ट। ठीक है, इस चार्ट को मैं एक बार फिर से बना के आपको पूरा बता देता हूं कि ये आखिर ये चार्ट कैसे बनता है। ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है। सबसे पहले शुरुआत होगी तो ये चैप्टर का चार्ट ही आपको इस तरह बनाना है अपनी कॉपी में। ठीक है, इसी को एक बार मैं और अच्छे से समझा देता हूं आपको, और अच्छे से क्या ऐसे ही बना देता हूं कि आपको पता चले कि किस तरह इसे बनाना है आपको अपनी कॉपी में। ठीक, चलिए मैंने कहा हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन जो इकोनॉमी है इसको 3 बेस पर डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो आपका है इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दूसरा है आपका एम्प्लॉयमेंट कंडीशन,
और तीसरा जो है आपका वो है आपका ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक के आधार पर। मैंने कहा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है टर्सरी। हिंदी में बात करेंगे तो इसे प्राथमिक, इसे द्वितीयक और इसे तृतीयक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और आगे बढ़ेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड दूसरा होगा अनऑर्गेनाइज्ड। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करेंगे तो भी से 2 पार्ट्स में बांटा जाएगा, एक होगा पब्लिक और दूसरा होगा प्राइवेट। तो इतना तो आपको पहले अपने कॉपी में चार्ट बनाना है जब चैप्टर की शुरुआत होगी। ठीक, फिर से मैं बता रहा हूं, इसको रट लीजिए एकदम कि पूछ लिया जाता है आपसे ऑप्शन में कि ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के कितने टाइप हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन सा टाइप नहीं है। नहीं में पूछा जाएगा, प्राइमरी दे दिया जाएगा, सेकेंडरी दे दिया जाएगा, टर्सरी दे दिया जाएगा, एक और दे दिया जाएगा। तो कौन सा नहीं है ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको बढ़िया सा एक चार्ट बनाकर अपनी कॉपी में मतलब एक अच्छा सा चार्ट बनाकर अपनी कॉपी में या तो चिपका लीजिए या तो कॉपी में ही ऊपर बना लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके। अब इन्हें आपको पढ़ना है पूरे चैप्टर में। पहला पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा पढ़ना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और तीसरा पढ़ना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर में आते हैं, नोट्स में आते हैं कि आपको नोट्स में क्या क्या पढ़ना है। जब हम नोट्स की बात करेंगे, देखिए ये चैप्टर आपका यहां से स्टार्ट होता है। ठीक, अगर आप सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, चैप्टर नंबर है आपका सेकंड। चैप्टर नंबर कौन सा है आपका, तो ये है आपका चैप्टर नंबर सेकंड। किसका, इकोनॉमिक्स का आपका चैप्टर नंबर सेकंड। अभी इकोनॉमिक्स का आपको मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट भी पढ़ाऊंगा एक बार, ठीक है, परेशान मत होइए। तो मेरे चैप्टर नंबर सेकंड है। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म टू जनरेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब हर वो एक्टिविटी जिससे इनकम जनरेट होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगी। तो सबसे पहला चीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं कि हर वो तरीका, हर वो प्रोसेस जिससे कहीं ना कहीं आपकी इनकम जनरेट हो रही है, आपके पैसा मिल रहा है आपको, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगी। और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे तो इसको 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। जैसा मैंने बेसिक नेचर या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन की बात करें और ओनरशिप की बात करें, वही लिखा है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इधर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड और इधर प्राइवेट और पब्लिक। तो इतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या फिर हम कहें ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, अब सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। ठीक, प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करेंगे तो लिखा है अकॉर्डिंग टू द नेचर इकोनॉमिक एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। मतलब 3 सेक्टर्स में डिवाइड हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के हिसाब से, जिसमें पहला है प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर क्या है, तो प्राइमरी सेक्टर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद नेचर एंड इट प्रोवाइडेड बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट। मतलब सिंपल सी बात है, मतलब हर वह प्रोडक्ट जो आपको नेचर मतलब प्रकृति से मतलब भगवान के द्वारा प्राप्त होते हैं, जिसको आदमी नहीं बनाता है। ठीक है, हर वह प्रोडक्ट जो आपको नेचर से डायरेक्ट मिल रहा है। अब नेचर से डायरेक्ट कौन सा मिल रहा होगा जरा सोचिए। अब नेचर से अगर डायरेक्ट की बात करेंगे तो नेचर से डायरेक्ट आपको क्या मिल रहा है, तो सबसे पहला प्रोडक्ट आपको नेचर से क्या मिल रहा है, ये जो आपके फॉरेस्ट्स हैं, ठीक है, ये जो जंगल है, ये आपको नेचर कहां से मिल रहा है, आपको नेचर से डायरेक्ट मिल रहा है। तो इनसे जो भी चीजें मिल रही हैं वो सब प्राइमरी सेक्टर में आ गई। उसके बाद जैसे मैंने कहा, अगर फिश की बात करेंगे, मछलियां कहां से, फिशेस की बात करेंगे तो मछलियां भी कहां से आ रही हैं, आपके डायरेक्ट नेचर से कनेक्ट होती हैं, तो इसीलिए ये भी प्राइमरी सेक्टर में आ गई। अब देख लेते हैं, आगे लिखा है वेयर ऑल प्रोड्यूस समथिंग बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर सोर्सेज इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अगर प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी की बात करेंगे तो हर वह चीज जो हमें नेचर से प्राप्त होती है, जैसे मिल्क, गाय से आपको मिल्क प्राप्त होता है, तो ये किससे प्राप्त हो रहा है, नेचर से प्राप्त हो रहा है। कोई मैन मेड है क्या, नहीं, ये नेचर के द्वारा हमें मिल रहा है। तो हर वह चीज जो हमें नेचर से मिलती है वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी सेक्टर, और जिनका हम उपयोग करते हैं नेचर से मिलने के बाद वो सब प्राइमरी
प्राइमरी सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आपने देखा इतने टाइम क्या बन रहा है, धान हो रही है, धान उगाई जा रही है। तो ये धान मतलब आपकी जो पैडी है वो कहां से मिल रही है, तो पैडी आपको नेचर से मिल रही है। आपने उगाया तो है पर ये नेचर के द्वारा ही तो बढ़ रही है, नेचर के द्वारा ही तो बन रही है। तो ये भी क्या है आपके कहीं ना कहीं प्राइमरी प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर हम सिंपल सी बात करें कॉटन, ठीक है, कॉटन मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया, अभी फिर पढ़ाऊंगा इस साल। तो अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन कहां से मिल रहा है, पेड़ों से मिल रहा है, ठीक है। तो जो कॉटन है वो कैसा प्रोडक्ट है, कॉटन एक प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं एक बार उनको जान लेते हैं। देखिए, इट इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर। मैंने कहा ना इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे एग्रीकल्चरल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो मैंने क्या कहा, पहली चीज अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो जो चीजें हमें नेचर से मिल रही है डायरेक्टली और इनको हम उपयोग कर रहे हैं या इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वो सब क्या कहलाती है, प्राइमरी सेक्टर की चीजें कहलाती हैं। और इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें एग्रीकल्चरल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। अब प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, तो सबसे पहला आपका कौन सा आ रहा है, एग्रीकल्चर आ रहा है। मतलब खेती से हमें जो भी चीजें मिल रही हैं वो सब प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करती हैं। अगर माइनिंग की बात करेंगे, माइनिंग से जिससे आपका लोहा निकल रहा है, आयरन निकल रहा है, कॉपर निकल रहा है, मतलब हम कहीं ना कहीं माइनिंग के द्वारा चीजों को निकाल रहे हैं, तो वो भी तो नेचर से प्राप्त हो रही। माइनिंग से ही तो आपका पेट्रोल मिल रहा है। तो क्या पेट्रोल आदमी बना रहा है, नहीं। अगर आदमी पेट्रोल बना रहा होता तो पेट्रोल का दाम सस्ता हो रहा होता, महंगा नहीं हो रहा होता। तो इसीलिए पेट्रोल भी क्या है, माइनिंग के द्वारा मिलता है। तो माइनिंग से जितने भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं सब प्राइमरी सेक्टर में। अगर आप डेयरी की बात करेंगे तो डेयरी मैंने जैसा अभी आपको बताया, मिल्क वगैरह। फिशिंग की बात करेंगे, मछलियां भी आपके किससे संबंधित है, प्राइमरी सेक्टर से। फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, मतलब जो भी आपके फॉरेस्ट्स हैं, जो भी आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये सब नेचर से बने हुए हैं। तो इसीलिए याद रखना है कि हर वह प्रोडक्ट जो हमें नेचर से मिल रहा है वह सब किससे संबंधित होगा, तो वह सब आपका संबंधित होगा प्राइमरी सेक्टर से। तो प्राइमरी सेक्टर समझ में आ गया। देखिए धीरे धीरे चलेंगे, एक एक को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। पहला आपको पढ़ना है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर हर वह चीज जो आपकी नेचर से कनेक्ट है वो प्राइमरी सेक्टर से, मतलब हर वह चीज जो आपको नेचर से मिल रही है वो सब प्राइमरी सेक्टर से कनेक्ट है। जैसे एग्जांपल याद रखना है, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग से जो चीजें मिल रही, डेयरी से जो चीजें मिल रही, फिशिंग से जो चीजें मिल रही और फॉरेस्ट्री से जो चीजें मिल रही वो सब प्राइमरी सेक्टर से संबंधित हैं। अब जैसे मैंने कहा अगर फॉरेस्ट्री से बात करेंगे तो कॉटन कहीं ना कहीं पेड़ों से मिलता है हमें। तो कॉटन क्या है, तो कॉटन भी हमारा एक कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। और आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीयक सेक्टर, आपका द्वितीयक, ठीक है। मैंने कहा इट इंक्लूड दोज एक्टिविटीज इन विच वी चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इनटू न्यू फॉर्म थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। अब मैंने कहा जो चीजें हमें प्राइमरी से मिल रही हैं, अब हमने उसका क्या किया, नेचर चेंज कर दिया। नेचर चेंज कर देने का मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कॉटन आपको कहां से मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर से। कॉटन से क्या बनाया मैंने, क्लॉथ बनाया, कपड़ा बनाया। तो ये कपड़ा कहां पर बना, कपड़ा आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बना। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अगर किसी भी चीज को, किसी भी प्राइमरी प्रोडक्ट को अगर हम किसी नए फॉर्म में कर रहे हैं, कहां पर, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, तो वह सब प्रोडक्ट आपका किससे संबंधित होगा, तो वह सब आपका सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित होगा। सिंपल समझिएगा, चीज हमें नेचर से प्राप्त हुई तो प्राइमरी, अब वही नेचर से जो प्राप्त हुई उसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ले गए और उसको दूसरी तरह से बनाने का प्रयास किया, तो सेकेंडरी सेक्टर। अब कपड़े से भैया क्लॉथ तो बन गया है, अब क्लॉथ को दुकानों तक कौन पहुंचाएगा, तो दुकानों तक जो पहुंचाएगा वो तीसरे सेक्टर में आएगा। पर आपके जो सेकेंडरी सेक्टर है इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर के नाम से, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से, और तीसरा आ रहा है, अब इससे एग्जांपल जैसे कॉटन से क्लॉथ बन रहा है हमारा। शुगर केन कहां पर है, मतलब गन्ना कहां मिल रहा है, खेतों से मिल रहा है, एग्रीकल्चर से। पर गन्ने से जो शुगर बन रही है, ये शुगर क्या है, आपकी सेकेंडरी प्रोडक्ट है। जॉगरी मतलब जो गुड़ बन रहा है वो भी क्या है, आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट है या सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। अब तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आता है आपका टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में जो हेल्प करता है वो क्या कहलाता है, टर्सरी सेक्टर। अब आपने कहा सर डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करेगा, तो मैंने कहा प्राइमरी सेक्टर से मिला हमें कॉटन, ठीक है।
कॉटन से हमने सेकेंडरी सेक्टर में इसे क्लॉथ में चेंज कर लिया, मतलब इसको प्राइमरी सेक्टर से जो भी प्रोडक्ट मिला इसको एक नए फॉर्म में चेंज कर दिया तो वो क्लॉथ हो गया। अब क्लॉथ्स को आपको दुकानों तक पहुंचाना है अलग अलग, तो दुकानों तक कैसे पहुंचाओगे? खोपड़ी में रख के ले जाओगे? नहीं, जिसके द्वारा आप पहुंचाओगे, मतलब आप कहीं ना कहीं बस आप कहीं ना कहीं कुछ जैसे आपका डाला होता है, डाला या फिर आप कह सकते हैं जिसमें सामान जा रहा है वह सब, मान लीजिए बस है, ठीक है, ये आपकी बस है, तो इस बस में जितने भी कपड़े दुकानों तक पहुंच रहे हैं तो ये बस किस सेक्टर में आ गई? तो ये बस आ गई आपकी तीसरे सेक्टर में, जिसको टर्सरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है या फिर इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैंने कहा किस और नाम से जाना जाता है? तो तीसरे सेक्टर को सर्विस। तो ये देखो, पहले सेक्टर में प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे सेक्टर में प्रोडक्ट बनेगा, पर तीसरे सेक्टर में कुछ नया बनेगा नहीं। तीसरे सेक्टर में आपको केवल सेवाएं दी जाएंगी। जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, हम पढ़ा रहे हैं तो क्या हम कोई प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं आपको? नहीं, हम आपको क्या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम किससे संबंधित हो गए? हम भी टर्सरी सेक्टर से संबंधित हो गए। अब उसके बाद जैसे और अगर आप दूसरी चीज देखें कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप मंत्रा से आप बुक किए ऑनलाइन जो कपड़ा आपने बुक किया, पहले वो कपड़ा रेशम बनाया गया या फिर कॉटन बनाया गया प्राइमरी सेक्टर से, कॉटन को क्लॉथ में चेंज किया गया सेकेंडरी सेक्टर में, फिर आपने मंत्रा से ऑनलाइन कर दिया और ऑनलाइन जो घर लेकर आ रहा है वो आपका किससे संबंधित है? तो वो आपका टर्सरी सेक्टर से संबंधित है। आप गए बैंक, ठीक है, बैंक में गए, आपने पैसा जमा किया तो क्या आपको कोई प्रोडक्ट दिया कि लो भैया 2 लौकी ले जाओ? आपने पैसा जमा किया, कोई प्रोडक्ट नहीं दिया। इसका मतलब है बैंकिंग आपको क्या कर रही है? सेवाएं प्रदान कर रही है। तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, टीचर, लॉयर, ये सब किस सेक्टर से संबंधित हैं? तो ये सब आपके टर्सरी सेक्टर से संबंधित है। तो तीनों सेक्टर को मैंने अलग अलग आपको बताया। अब एक बार फिर से तीनों सेक्टर को हम समझ लेते हैं इस चार्ट में, ठीक है। ठीक है, इस चार्ट में समझते हैं। मैंने कहा सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात की। प्राइमरी सेक्टर को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्राइमरी सेक्टर को आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो पहला आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट है। मतलब हर वह प्रोडक्ट जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिल रहे हैं वो सब कैसे प्रोडक्ट हैं? तो प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट हैं। उसके बाद अब यही जो प्रोडक्ट हैं इनको हम कहां लेकर गए? मैन्युफैक्चरिंग करने, मतलब इंडस्ट्रीज में लेकर गए, और ये इंडस्ट्रीज में एक नए फॉर्म में आ गए, नए फॉर्म। और वो जो नया फॉर्म होगा वो किस सेक्टर से संबंधित होगा? तो सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित होगा। मतलब हर वह चीज जो प्राइमरी सेक्टर, जिसका नेचर चेंज किया जाता है किसी नए फॉर्म में, मतलब जो पहले था वो अब किसी दूसरे फॉर्म में हो गया है। और कहां पर हो रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हो रहा है। तो वो किससे संबंधित होगा? आपका संबंधित होगा सेकेंडरी सेक्टर से। फिर वही चीज मैंने कहा, कॉटन किससे संबंधित है? प्राइमरी सेक्टर से। कॉटन से ही बना कपड़ा क्लॉथ किससे संबंधित है? सेकेंडरी सेक्टर से। और क्लॉथ्स को क्या ले जाकर अलग अलग दुकानों पर पहुंचाया गया, तो ये किससे? जिसके द्वारा उन्हें अलग अलग दुकानों पर पहुंचाया गया तो वो किससे संबंधित होगा? टर्सरी सेक्टर से। तो इसमें केवल सर्विसेज आती हैं, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं आता है। आपने देखा होगा, अब ये आपके ऑप्शन में आता है कि बताइए टर्सरी सेक्टर का प्रोडक्ट है या आपके सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। तो आपको दिमाग में रखना है, अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, केवल सेवाएं हो रही हैं, ठीक है, उससे कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है या ना दिया जा रहा है, तो वो हमेशा टर्सरी सेक्टर से संबंधित होगा। फिर अगर प्रोडक्ट है तो देखना क्या इसका यही नेचर है, मतलब जो सबसे पहले जो मिल रहा है क्या इसी रूप में मिलता है? तो कहां आपको आएगा हाँ, अगर इसी रूप में मिलता है तो प्राइमरी सेक्टर। नहीं, अगर आपको लगे कि नहीं इसका रूप बदला गया है, पहले तो ये दूसरे रूप में था, तो किस सेक्टर से? तो सेक्टर से आपके सेकेंडरी सेक्टर से। तो इतना आपको दिमाग में रखना है। फिर मैं पूरी कहानी को दोहरा रहा हूं, आपको एक बार फिर से दिमाग में ले आइए। मैंने कहा 3 सेक्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी या नेचर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। पहला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, जिसको एग्रीकल्चरल सेक्टर के नाम से जानते हैं, और जो सीधे डिपेंड करता है किस पर? नेचर पर। मतलब जो डायरेक्टली हमें नेचर से प्राप्त हो रहा है वह सब आपका क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट होता है। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, जब हर किसी भी प्रोडक्ट का नेचर चेंज करके उसको एक नया फॉर्म दे दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, तो वह किससे संबंधित होता है? आपका सेकेंडरी सेक्टर से। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीसरा अगर बात करेंगे, अब इसी प्रोडक्ट को, मतलब बेसिकली क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी
बेसिकली अगर बात करेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों को डेवलपमेंट, मतलब इन दोनों का डेवलपमेंट किस प्रकार हो ये कौन डिसाइड करता है, तो आपका टर्सरी सेक्टर डिसाइड करता है। तो मतलब जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब आपकी किस सेक्टर में आती हैं, तो वह सब आपके टर्सरी सेक्टर में आती हैं। तो ये तीनों जो इंपॉर्टेंट था आपने समझ लिया। अब इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कंपेयरिंग कराएंगे तीनों सेक्टर को, और जब कंपेयरिंग कराएंगे तो दो तरह के गुड्स निकल के आते हैं। एक गुड्स निकल के आता है जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा निकल के आएगा जिसे हम कहेंगे फाइनल गुड्स। ठीक है, तो पहला हो गया इंटरमीडिएट और दूसरा हो गया फाइनल। अच्छा, अब इनमें अंतर क्या होता है? अंतर को जानने से पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा कि आपको बेड की फैक्ट्री खोलनी है। अब आपको ब्रेड की फैक्ट्री खोलनी है तो ब्रेड की आप मशीन लाएंगे, उसके बाद मैदा लाएंगे। ठीक है, मैदा लेकर आएंगे, मैदा लेने के बाद उसमें उसको ब्रेड बनाने का काम करेंगे, और जब ब्रेड बन जाएगा तो उसको क्या करेंगे, पूरा रैप करके सर्विस करके आप किसका दुकानों पर पहुंचाएंगे। तो अभी जो आप मैदा ला रहे हैं, अलग अलग जो ब्रेड पड़े हुए हैं, जो आपकी पन्नी है, वो सब किस में आ गया, इंटरमीडिएट गुड्स में आ गया। और जब ये पूरी तरह पन्नी में पैक हो गया बिकने के लिए, तो वो किस में आ गया, फाइनल गुड्स में आ गया। तो दोनों में अंतर, मतलब अभी तक जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स। जब प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। अब इनकी डिफिनीशन समझ लेते हैं। देखिए लिखा है, before the completion of products or goods, before the completion of products or goods, it is known as intermediate goods। मतलब मैंने ब्रेड तो बना लिए बहुत सारे, पर क्या ऐसे खुले हाथ में लेकर जाओगे, नहीं, इसको पैकेट में पैक करना पड़ेगा। तो जब ब्रेड बना लिया तो वो इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब फाइनली हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है। पर फाइनल गुड्स की बात करेंगे तो व्हेन प्रोडक्ट्स रेडी फॉर सर्विस, अब प्रोडक्ट आपकी यूज करने के लिए रेडी हो गया है तो वो किस में जाना जाएगा, तो वो आपका फाइनल गुड्स के रूप में जाना जाएगा। तो दोनों में अंतर समझिएगा। इंटरमीडिएट गुड्स को कहीं नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स में अलग अलग चीजें होती हैं, उनका अलग अलग प्राइस होता है। और जब सीधे आपका ब्रेड बन गया तो अब आपको क्या लग रहा है, ब्रेड जो बना है, ये मान लीजिए ब्रेड का पैकेट है, ये जो ब्रेड का पैकेट है इसमें सभी प्राइस मिले हैं, आपके मशीन में जितना काम किया है उसका भी प्राइस है, उसके बाद यहाँ के लेबर जिसने उसे बनाया है उसका भी प्राइस है, उसके बाद जो आपका मैदा है उसका भी प्राइस है, उसके बाद जो आपकी पॉलीथीन यूज हुई है इसको पैक करने में उसका भी प्राइस है। तो अभी इंटरमीडिएट गुड्स में ये सब रहते हैं अलग अलग। पर जब इन सबको, मान लीजिए इसको 2 रुपए लगा, इसको 4 रुपए, इसको 6 रुपए, इसको 8 रुपए, और इन सबको ऐड करके हमने कहा भैया 15 रुपए का पूरा टोटल आपका ब्रेड का पैकेट हो गया, तो ये जो 15 रुपए है ये फाइनल गुड्स का प्राइस हुआ, मतलब गुड्स का प्राइस हुआ। और इसी को हर जगह पर लेते हैं, अभी दिमाग में रखिएगा, इन सबके अलग अलग प्राइसेस को हम नहीं लेते हैं। तो बस आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। कल हम आपको इसके से ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जीडीपी के नाम से जाना जाता है, और आपको जीडीपी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज नहीं, आप आगे भी अगर किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपका पाला पड़ने वाला है। तो इसीलिए इनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। आज अच्छे से इसको रिवाइज करिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को। उसके बाद आप फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़िए। बस इसके आगे जो पढ़ाएंगे वो कल पढ़ाएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सभी को मेरा नमस्कार, और सभी अच्छे से पढ़ाई करिए। हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।